एवरीवन, वेलकम टू एसीएल क्लासेस सिरोही। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और बेसिकली हम देखने वाले हैं आयोटा की कहानी। और मैथ्स के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको बिल्कुल जानना जरूरी है कि आयोटा का मैथ्स में किस तरीके से एक बड़ा रोल हो जाता है। उस कंसेप्ट में जितने भी 10th के पास आउट होने के बाद में 10th बोर्ड का रिजल्ट आने के बाद में स्टूडेंट्स जब एडमिशन लेता है 11th क्लास के अंदर मैथमेटिक्स से शुरुआत करता है तो बिल्कुल ये आयोटा का पंगा उससे हो जाता है। तो यहाँ हम देखने वाले हैं 11th की क्लास हो या 12th में अगर पढ़ने वाले स्टूडेंट हो या फिर इंजीनियरिंग से रिलेटेड एग्जाम जेई जैसे एग्जाम्स को वो अगर प्रिपेयर कर रहा है तो उस कंसेप्ट में आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्लियर? तो देखिएगा, कंसेप्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ही ज़्यादा टॉपिक की अगर बात करूँ तो कॉम्प्लेक्स नंबर एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैं डिस्कस आपको सिर्फ और सिर्फ उस कंसेप्ट में एक छोटा सा बेसिक पैटर्न मतलब आयोटा की जरूरत क्यों पड़ी मैथ्स के अंदर उस चीज को हम देख रहे हैं। और सिंपल बात, कॉम्प्लेक्स नंबर जो है आगे बहुत से टॉपिक से जैसे इंटीग्रेशन से भी कनेक्ट करें तो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन जिसमें रेजिड्यू थ्योरम और काउची इंटीग्रेशन थ्योरम मतलब बहुत सारे थ्योरम्स मतलब बहुत बड़ा टॉपिक है। क्लियर? और सिमिलर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स को कोऑर्डिनेट से भी रिलेट किया हुआ और कोऑर्डिनेट से रिलेट करके मतलब स्ट्रेट लाइन के फॉर्मूले मतलब कॉम्प्लेक्स के टॉपिक को मैथ से इस तरीके से कनेक्ट किया हुआ है कि आपका कॉम्प्लेक्स का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। तो देखिएगा, हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स टॉपिक से पहले हम 10th का जो स्टूडेंट होता है वो 10th बोर्ड में सिर्फ और सिर्फ जितने भी मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन है वो सिर्फ रियल नंबर से स्टार्ट करता है। तो देखिएगा, बेसिकली हम थोड़ा रियल नंबर का इंट्रोडक्शन करने के बाद में और फिर हम जाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में कि कॉम्प्लेक्स नंबर बनता कैसे। क्लियर? तो यहां से देखेंगे हम सबसे पहले रियल नंबर्स। और देखिएगा, 10th का स्टूडेंट बिल्कुल जब 10th पास करके 11th में जाता है तो उसके बाद में उसको आयोटा सुनने को मिलता है। उससे पहले क्यों नहीं मिलता, लेकिन ये बिल्कुल 10th से कनेक्टेड टॉपिक है, उसके जस्ट बाद ही आपको 11th में इस टॉपिक से मिलना होता है। ठीक है? तो इधर देखिएगा, रियल नंबर्स के अंदर बेसिकली 2 टाइप्स के नंबर होते हैं। बेसिकली मैं 2 टाइप से इसको डिवाइड कर रहा हूं। फर्स्ट नंबर कि अगर मैं बात करूं तो रियल नंबर आप हिंदी वाले सुने तो रियल नंबर बिल्कुल वास्तविक संख्या आपका 10th का फर्स्ट टॉपिक फर्स्ट चैप्टर ही होता है। और आपको दोनों पार्ट में अगर डिवाइड करने की बात करूं तो आपका फर्स्ट इज रेशनल नंबर और सेकेंड वन इज इरेशनल नंबर। क्लियर हो गई बात? तो रेशनल नंबर का मतलब ये है आपका परिमेय संख्या हिंदी में कहूं, और इरेशनल नंबर मतलब अपरिमेय संख्या। और सिंपल फॉर्म में रेशनल नंबर मतलब परिमेय, और परिमेय को अपन बेसिकली p बाय q के फॉर्म में व्यक्त कर सकते हैं जहां q नॉट इक्वल टू 0। ये आपको 10th का छोटा सा बेसिक दे रहा हूं। और सिमिलर फॉर्म में अपरिमेय संख्या आपके पास में जो अगर एग्जांपल की बात करूं, सपोज √2 √3 इनकी अगर वैल्यू की बात करूं, √2 की वैल्यू आपको जानते होंगे 1.414। सिंपल फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में जब कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं 1.732। और 10th वाले तो इसको बिल्कुल प्रूफ भी करते हैं कि ये √2 बेसिकली अपरिमेय क्यों है, √3 बेसिकली अपरिमेय मतलब इरेशनल नंबर क्यों है। ठीक है? तो 10th वालों को बिल्कुल ये क्लियर होगा। और भी अगर मैं नंबर की बात करूं तो जो नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिक्वेरिंग नंबर्स जो होते हैं, मतलब अगर हिंदी वालों बात सुनो तो अशांत आवर्ती के जितने मतलब वो चलते ही रहते हैं। जैसे एक सबसे अच्छा एग्जांपल आपको बताऊं तो वो आपका बेसिकली होता है पाई। और पाई बेसिकली अगर वैल्यू लिखना चाहो शॉर्ट फॉर्म में सिंपल कैलकुलेशन के लिए हम यूज करते हैं ओनली 3.14। और 3.14 के साथ में ये वैल्यू तो बहुत बड़ी होती है, बोर्ड भी भर दूंगा तो भी कम पड़ जाएगा, क्योंकि पाई का वैल्यू एक फिक्स डिफाइन किया हुआ है फिक्स कैलकुलेशन पर्पज के लिए 3.14। बेसिकली पाई भी कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर। अब देखिए, रेशनल नंबर की बात कर लेते हैं। रेशनल नंबर के अंदर p बाय q से मतलब अगर 2 लिखूंगा तो ये भी आपका रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या, क्योंकि 2/1 हम इसको लिख सकते हैं, p बाय q के फॉर्म में लिख सकते हैं जहां q नॉट इक्वल टू 0 है। क्लियर? तो यहां से देखिएगा आपका 2 जो है वो आपका कौन सा नंबर है, रेशनल नंबर। क्लियर? और भी सर एग्जांपल लिखने की बात करूं तो सपोज 0.25, सर ये भी आपका परिमेय संख्या है क्योंकि 0.25 का मतलब होता है 25/100। और 25/100 को मैं सर लिख सकता हूं क्या, 1/4। अरे क्लियर? तो ये बेसिकली बहुत ही सिंपल सा एक टॉपिक था कि हम रियल नंबर को एक आपका जो नंबर लाइन होता है उसके ऊपर अपन शो भी कर सकते हैं। ये सपोज 0 है तो ये 1 2 3 इस साइड में पॉजिटिव वाले पार्ट, और सिमिलर फॉर्म में यहाँ -1 -2 और -3। क्लियर? मतलब ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव और ये 0। तो रियल नंबर को नंबर लाइन में इस तरीके से शो करते हो। बेसिकली 2 ही पैटर्न में इसको डिवाइड किया, फर्स्ट वन इज रेशनल नंबर एंड सेकेंड वन इज इरेशनल नंबर। अब बेसिकली
जब रियल नंबर्स की कैलकुलेशन हमने करी, मतलब सभी जितने भी टॉपिक्स हमने पढ़े अभी तक वो सारे रियल नंबर्स में हम बिल्कुल और बिल्कुल सॉल्व करते थे, लेकिन कॉम्प्लेक्स की जरूरत क्यों पड़ी, इमेजिनरी नंबर की जरूरत क्यों पड़ी? बेसिकली अब यहां से हमारा टॉपिक बिल्कुल अच्छे से स्टार्ट होगा, बहुत अच्छे से ध्यान देना है। क्लियर? तो देखिएगा, सबसे पहले रियल नंबर के बाद में जो कॉम्प्लेक्स नंबर की शुरुआत पड़ी सिर्फ और सिर्फ दो रीजन से। दो रीजन वो कौन से? ऐसे दो रीजन, एक ऐसे दो प्रश्न सामने आए जिनकी वजह से जो गणितज्ञ थे उनको डिफाइन करना पड़ा इस आयोटा को। ठीक है, तो देखिए बहुत अच्छे ढंग से आप देखेंगे कि हम वो दो प्रश्न कौन से हैं। देखिएगा, मैं आपको सिंपल फॉर्म में बताऊं कि अगर आपसे अगर पूछूंगा कि किसी नंबर का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो हमको कौन सा वैल्यू मिलेगा। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, अगर मैं किसी नंबर का स्क्वायर करूंगा, नंबर का स्क्वायर करने का शाब्दिक अर्थ कहूं तो कहने का मतलब इसका जो मीनिंग होगा स्क्वायर करने का, कि जो नंबर लिया है उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको जो नंबर मिलेगा वो कैसा मिलेगा। तो बेसिकली हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सपोज कि सर अगर हमने यहां पर कोई भी नंबर लिया, चाहे वो पॉजिटिव नंबर हो, रियल नंबर की बात कर रहा हूं, पॉजिटिव रियल नंबर हो, चाहे वो सर नेगेटिव रियल नंबर हो। अरे रियल नंबर दोनों हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन सर देखना पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रियल नंबर कोई सा भी हो, अगर इस ब्रैकेट में अगर इसका इनपुट मतलब इस ब्रैकेट में अगर कोई सा भी नंबर रखेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे तो आपको हमेशा और हमेशा कैसा वैल्यू मिलेगा? पॉजिटिव। सर एग्जांपल देखते, सर अगर 3 into 3 किया तो सर कितना आएगा? पॉजिटिव 9। अरे क्लियर हो रहा है ना? सेम फॉर्म में अगर सर मैं -2 into -2 करूंगा तो भी 4 होगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। अरे क्लियर हो रहा है? सर अगर मैं यहां से -√5 into -√5 करूंगा तो वो 5 ही होगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस एंड रूट और रूट का स्क्वायर हो जाएगा, तो मतलब 5। अरे क्लियर? मतलब अगर 3 into 3 मतलब 3 का स्क्वायर 9 होगा, 2 into 2 -2 का स्क्वायर भी 4 होगा, और -√5 का अगर स्क्वायर अगर लिखूंगा, इसको स्क्वायर ही तो कहेंगे भाई, अगर इसको स्क्वायर लिखेंगे तो भी तो इसका पॉजिटिव आ रहा है। तो इन्होंने क्या दिमाग लगाया कि ऐसा नंबर कोई एग्जिस्ट करता है क्या, उसका स्क्वायर अगर हम करें तो वो नेगेटिव आ जाए। मतलब फर्स्ट आपका क्वेश्चन उठा, आयोटा को ढूंढने के लिए रिसर्च करनी पड़ रही है, और वो कैसा कुछ छोटा सा दिमाग लगा दिया। क्या दिमाग लगाया कि स्क्वायर किसी नंबर का करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल है क्या? हमेशा और हमेशा पॉजिटिव ही क्यों आ रहा है? और सर ये भी क्यों आया? क्योंकि देखिए हम जितने भी नंबर्स का एग्जांपल लिए ऑलवेज पॉजिटिव, तो नेगेटिव आने की तो पॉसिबिलिटी कहीं से है ही नहीं, तो नेगेटिव नहीं आएगा। तो इस चीज को एक दूसरे क्वेश्चन ने प्रूफ कर दिया कि 100% एक स्क्वायर जो है किसी नंबर का वो नेगेटिव भी हो सकता है। और वहां की श्योरिटी जो है आपकी 16th सेंचुरी मतलब 16वीं शताब्दी के अंदर क्या हुआ, एक गणितज्ञ आए कार्डन नाम के, और कार्डन नाम के गणितज्ञ ने किया क्या? 10th बोर्ड वाले सुनो, जिन्होंने 10th को पास किया अभी, और उन्होंने एक वर्ड सुना होगा अपने चैप्टर के अंदर, द्विघात समीकरण, अगर इंग्लिश में कहूं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब वो पढ़ते हैं तो उसके अंदर एक और वर्ड की मैं डिस्कस करूंगा, और वो वर्ड होता है आपका बेसिकली डिस्क्रिमिनेंट। अरे क्लियर हो रहा है ना? तो डिस्क्रिमिनेंट मतलब कहने का मतलब हिंदी में कहूं तो विविधकर। तो एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये समझ आया वहां से कि जब आप इस कंसेप्ट को पढ़ते हैं ना तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर एक वर्ड आता है डिस्क्रिमिनेंट, और विविधकर के अंदर हमको यह सीखने को मिलता है कि सर ये जो विविधकर है उसको डिफाइन करो तो वो होता है b² - 4ac, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला अगर लिखो तो होता है x = -b + -√b² - 4ac/2 है। और ये बिल्कुल देखो रूट के अंदर है। ये फॉर्मूला 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। अरे क्लियर ना? तो इसी फॉर्मूले से सर 3 केस बन जाते हैं, और वो 3 केस कौन से हैं सर? d > 0, जिसमें हम सर ये कहते हैं कि यहां जो रूट्स मिलेंगे वो रियल तो होंगे लेकिन डिफरेंट रूट होंगे। अरे सर रियल एंड डिफरेंट। अरे क्लियर हो गया ना? हिंदी में कहूं तो वास्तविक और भिन्न भिन्न। सिमिलर फॉर्म में d की वैल्यू अगर
इक्वल टू 0 है तो उस केस में आपको मिलता है नंबर, रियल नंबर और दोनों रूट सेम। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू सर 0 के इक्वल आ जाती है उस केस में वो रियल और सेम नंबर मिलता है। सिमिलर फॉर्म में सर d की वैल्यू लेस देन 0, तो यहीं से बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट निकला। सर ये एक ऐसा पॉइंट था जिसको 10th बोर्ड वाले सिर्फ और सिर्फ यहाँ रख देते हैं, उनके सिलेबस में नहीं होता, तभी तो उनको 11th में इसको पढ़ना पड़ता कि सर d लेस देन 0। और इसी क्वेश्चन ने एक ऐसी चीज को व्यक्त किया जिससे हमको एक नया कंसेप्ट मिला और एक नया नंबर मिल गया। अरे सर कैसे? सर d लेस देन 0 का मतलब इस विविधकर की वैल्यू जो है वो सपोज नेगेटिव वैल्यू, और नेगेटिव वैल्यू का मतलब ये होता है कि यहां हम लिखते हैं नो रियल रूट्स। अरे भाई रियल्स नहीं होंगे तो रियल का अपोजिट क्या होता है भाई? वो होता है आपका इमेजिनरी। अरे रियल नहीं होगा तो नंबर क्या होगा? इमेजिनरी होगा ना। अरे क्लियर हो गई ना बात? तो यहां पर आपको थर्ड केस में 10th में सिर्फ यहां तक पढ़ा के फिनिश कर दिया जाता है और उसी को कनेक्ट किया जाता है 11th क्लास में। और 11th क्लास में हम ये देखते हैं कि सर d की वैल्यू, विविधकर की वैल्यू लेस देन 0 मतलब कुछ ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अभी मैं आपको एग्जांपल भी बताऊंगा कि सर ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका डिस्क्रिमिनेंट या विविधकर अगर लेस देन 0 नेगेटिव वैल्यू, कोई ऊपर से तो आया नहीं होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे भी बन सकता है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर बन रहा है उसका डिस्क्रिमिनेंट गलती से सर नेगेटिव आ गया, लेस देन 0 आ गया, तो उसमें उसकी गलती क्या है? तो नो रियल रूट्स बता रहा है, मतलब रियल नंबर का तो काम ही खत्म हो गया। मतलब अब यहां से शुरुआत हुई कि जब रियल रूट नहीं होता होगा तो कुछ तो होता होगा ना। अरे भाई यहां पर अगर कुछ नहीं है तो कुछ तो है। तो उस चीज को बेसिकली ये आपके जो कार्डन जो भाई साहब थे जो 16वीं शताब्दी में आए, उन्होंने यही पता लगाया, इसके बारे में उन्होंने रिसर्च की कि भाई जब हम श्रीधराचार्य सूत्र पढ़ते हैं, जब हम क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला देखते हैं तो थर्ड केस में इतना डिस्कस क्यों नहीं किया जाता। तो जैसे ही इन्होंने थर्ड केस में डिस्कस किया कि इस नेगेटिव आने पे कुछ तो बात है, तो इस नेगेटिव आने पर कुछ तो बात है, तो इस चीज का फायदा ले लिया किसने? 18वीं शताब्दी में। 18वीं शताब्दी में यूलर नाम के गणितज्ञ आए और उन्होंने ऐसा फायदा लिया कि ये जो वर्ड आपको आयोटा सुनाई दे रहा है ना, इस आयोटा वर्ड ने पूरा एक नया टॉपिक कॉम्प्लेक्स बना दिया। और कॉम्प्लेक्स बनाने से मैथ्स में एक नया टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर, जिससे सारे टॉपिक्स कनेक्ट होते हुए हमको एक कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस करनी पड़ गई। अरे क्लियर ना? कि d लेस देन 0 मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर हमको नेगेटिव मिल गई ना, तो ये सर नो रियल रूट्स को बताता है। और नो रियल रूट्स का मतलब कुछ ना कुछ नंबर, इमेजिनरी। अरे क्लियर ना? मतलब काल्पनिक संख्या, मतलब उस नंबर की सिर्फ और सिर्फ हम कल्पना कर सकते हैं। इस चीज को डिस्कस करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन डेवलप्ड हुए। उन 2 क्वेश्चन को मैं ढंग से यहाँ लिखूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये कि यहाँ एक ऐसा क्या नंबर रखे कि उसका स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू मिले। ये तो सिर्फ सोचा गया, लेकिन इसको सोचने से पहले 16वीं शताब्दी के अंदर ही कार्डन ने यहां से इसको डेवलप्ड किया, इस थिंकिंग को यहां डेवलप्ड किया। कार्डन ने बेसिकली बताया कि ये जो विविधकर होता है ना, ये डिस्क्रिमिनेंट जो होता है ना वो नेगेटिव है, और नेगेटिव पे कुछ ना कुछ तो विचार किया जाना चाहिए। उसी का फायदा लिया 18वीं शताब्दी में किसने? बेसिकली आपका नया गणितज्ञ जो कि था यूलर। और उसने क्या किया यहां से देखना। तो सबसे पहले मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्लियर करूं। सपोज अगर मैं यहां पे 2 टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख रहा हूं। सपोज मैं लिखूं एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। देखो दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने बनाई है। अरे दोनों द्विघात समीकरण है, और दोनों द्विघात समीकरण से मेरे को यह समझ आ रहा है हम इसकी प्रकृति को चेक कर रहे हैं, इसका नेचर को चेक कर रहे हैं कि इसके रूट्स कितने होंगे। अब यहां देखना, मैं रूट्स के बारे में भी डिस्कस करूंगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो, पूरा अच्छे ढंग से देखें। सर यहां पर x की पावर 2 मतलब जो रूट्स आएंगे वो कितने होंगे? 2। यहां भी x की पावर 2 रूट्स कितने आएंगे? 2। तो यहां से देखिए जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4, और यहां से सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू -4। सर ये वाली चीज तो सुनने में अच्छी लग रही है
कि किसी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा है, किसी नंबर का स्क्वायर किया नेगेटिव वैल्यू मिल गया। अरे भाई किसी का स्क्वायर कभी नेगेटिव होता है क्या? तो इसी थिंकिंग को डेवलप्ड कर दिया आगे। अरे कैसे, सुनना। तो जैसे ही यहां से रियल रूट्स निकाले तो एक x की वैल्यू निकल गई प्लस और एक x की वैल्यू निकल गई -2। अब यहां गड़बड़ हो गई, यहां पर रियल रूट्स जो होते हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। तो इस केस के लिए हम क्या करेंगे वो देखना। तो सर अगर इसका मैं d निकालू, b² - 4ac निकालू, तो b² - 4ac मतलब b तो 0 है। अरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भाई मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c = 0 होता है। और यहां से सर ये समझ आया कि b की वैल्यू सर 0 है, -4 इंटू a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -4 मतलब 16 और 16 मतलब >0 मतलब रियल रूट्स के साथ साथ डिफरेंट रूट्स। मैंने केस बता दिया ऑलरेडी। अरे भाई पॉजिटिव वैल्यू है ना। लेकिन सर यहां का जैसे ही सर डिस्क्रिमिनेंट चेक किया d = कितना आता है चेक करना, देखना b² - 4ac, b की वैल्यू 0 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू सर अगर मैं लिखूं तो आ जाएगा 4। और यहां से d का वैल्यू मिला -16 मतलब <0 मतलब नेगेटिव वैल्यू। अरे इस पे विचार किया जाना चाहिए, कार्डन ने इसी पे विचार किया कि जब किसी द्विघात समीकरण का, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव आ जाए तो अब होता क्या है। अब देखना, सुनना, मैं इसको डिटेल्ड वे में इसलिए बता रहा हूं ताकि एक बेसिक सा स्टूडेंट भी अगर 10th बोर्ड की अगर बात देख रहा है तो उसको चीजें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो उस चीज को आप ढंग से देखिएगा कि d की वैल्यू अगर नेगेटिव आ गई मतलब अब होगा क्या। तो अब यहां से एक नया कंसेप्ट स्टार्ट होता है। सर क्या कंसेप्ट निकल रहा है हमारे माइंड में? दो क्वेश्चन उठते हुए दिखाई दिए कि किसी नंबर का स्क्वायर किया और सर नेगेटिव वैल्यू कब मिल सकती है, यही हमारा क्वेश्चन था। और नेगेटिव किसी नंबर का, क्योंकि देखिए हमेशा इस नंबर पे पॉजिटिव वैल्यू रखो, नेगेटिव वैल्यू रखो, कोई भी रियल नंबर रखो, स्क्वायर करोगे हमेशा पॉजिटिव मिलना चाहिए। लेकिन सर ये नेगेटिव वैल्यू का मतलब क्या? ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसका स्क्वायर करने पर नेगेटिव आ जाए? तो देखना यहां से इंपॉर्टेंट बात, सर इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर मैं एक नंबर लिख रहा हूं, सपोज देखना यहां से, आप यहां आपका था x² = -4, x की मैं वैल्यू लिख रहा हूं रूट लगा -4 लगा। और इस चीज को मैं सर कैसे लिख सकता हूं? देखना यहां से √4 इंटू रूट के अंदर -1। अरे लिख सकता ना, बहुत सिंपल वाली थिंग लिखिए, रूट का 4 लिखा, रूट का -1 लिखा, बस। इस चीज की जरूरत पड़ गई कि नेगेटिव नंबर्स का जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं, मतलब ऋणात्मक संख्याओं के वर्गमूल को अगर मैं डिफाइन करना चाहूं तो उसके यूलर ने, ये जो 18वीं शताब्दी में जो गणितज्ञ आया ना, उसने अपना फायदा ये लिया अपने नेम से। इस रूट की पावर रूट जो आपका -1 दिखाई दे रहा है, यहां पर जो -1 का रूट लगा है इसको एक वर्ड दे दिया सर, क्या? आयोटा। और इस आयोटा ऐसा एक वर्ड दिया, ऐसा टर्म डिफाइन किया कि √-1 कहां लिखेंगे। तो इस चीज को क्यों नहीं शॉर्ट फॉर्म के अंदर बना के दे देते हैं आई। इसको आई नहीं कहते, इसको बोलते हैं आयोटा। और इस चीज को अगर स्क्वायर का रखेंगे ना तो बिल्कुल नेगेटिव वैल्यू मिल जाएगा। अरे क्लियर हो रहा है? कैसे हम देखते हैं तो देखिए, जो रूट के अंदर जो -1 दिखाई दे रहा है ना सर, इसको बोलते हैं आयोटा। मतलब आप चीज को कैसे लिख सकते हैं? √4 मतलब 2 और ये हो गया आयोटा। अरे क्लियर ना? एक और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। सपोज अगर मैं कहूं √-9 क्या होता है, तो देखो √-9 को मैं लिख सकता हूं सर √9 √-1 और √-1 होता है आयोटा। आयोटा कुछ नहीं है, -1 के ऊपर रूट लगाता, अनडिफाइंड तरीके से कहा जा रहा था, जहां रियल रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। ऐसी चीज को यूलर ने नया नाम दे दिया। और नया नाम क्या दिया भाई? आयोटा। और यहां से देखिएगा √9 का बेसिकली होगा 3 और √-1 का हो जाएगा आयोटा। अरे क्लियर ना? तो बहुत ही सिंपल तरीके से आपको ये समझ आया कि आयोटा की जरूरत दो क्वेश्चन से पड़ी कि नेगेटिव कि ऐसा कौन सा नंबर ले जिसका स्क्वायर आपको नेगेटिव देगा।
फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, इसी थिंकिंग को डेवलप्ड, इसी थिंकिंग को कनेक्ट किया गया द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें उसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, और 10th में पढ़ाते भी है कि लेस देन 0 का मतलब नो रियल रूट्स, मतलब इमेजिनरी रूट्स, और इमेजिनरी रूट्स मतलब क्या, हम ऐसे नंबर्स की सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। यूलर ने उसकी कल्पना कर दी अपने ही नाम पर, एक नया वर्ड दे दिया आयोटा। तो जहां भी ऐसे वर्ड होंगे वहां पर कुछ न कुछ तो आपको बिल्कुल क्या बोलना है भाई, इमेजिनरी नंबर। तो देखेंगे हम इसको, आप नोट कीजिएगा। और अभी तक आयोटा की कहानी मैंने सिर्फ समझे, आगे देखिएगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो देखिएगा यहां से मेरे को ये चीज समझ आई कि आयोटा को √-1 बोला, उसको आयोटा कह दिया गया। लेकिन एक चीज देखिएगा, एक और मेरे माइंड में एक और चीज आ गई कि वो भी चीज आपको मैं यहीं क्लियर कर देता हूं। सर अगर 1 की पावर मतलब यूनिटी का अगर मैं क्यूब रूट कर दूं, अरे भाई ये क्यूब रूट को शो कर रहा है 1/3 पावर, तो सर कितना होता है? अगर रियल रूट्स में बताए तो ऑलवेज 1। और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सर अगर 16 का मैं सेम तरीके से 1/2 कर दूं तो कितना मिलेगा सर? तो 1/2 अगर अपन 16 का करते हैं तो कितना मिलेगा? नॉर्मल सी बात है, हम 4 ही कहेंगे। सर दो रूट्स की कहानी, तो रूट्स वाली कहानी तो समझ आई, लेकिन क्यूब रूट के अंदर यार, क्योंकि एक प्लस का 4 होगा, एक माइनस का 4 होगा, प्लस का 4 का स्क्वायर किया तो 16, माइनस का 4 का स्क्वायर किया तब भी 16। लेकिन ऐसी कहानी में क्या, मैं एक और एग्जांपल से आपको क्लियर करता हूं। देखिएगा सर, सपोज 32 की पावर 1/5। सर 32 की पावर 1/5 का मतलब यह है कि सर 2 की पावर 5 मतलब 1/5, 5 से 5 कैंसल, मतलब ये कह सकता हूं कि ये 5th रूट, या फिर इसका जो रूट है टोटल कितने रूट होंगे? 5 रूट्स होंगे ना। अगर सर रियल रूट्स में डिफाइन करूंगा इस चीज को तो सिर्फ एक ही रूट देखने को मिलता है 2। सिमिलर जब आप 1 की पावर 1/3 को सॉल्व करते हैं तो सिर्फ 1 ही रूट आपको सीखने को मिलता है, जो कि रियल रूट में सिर्फ 1 है। सर बाकी के 2 रूट कहां गए? मेरा क्वेश्चन कहां जाएगा आप देखना। सर x की पावर अगर 3 है और उसको मैं 1 कह रहा हूं, कहने का मतलब यहां पर ऐसे कितने नंबर्स रखे जाए जिनका क्यूब करेंगे तो 1, मतलब x की पावर 3 का मतलब टोटल कितने रूट्स? सर इस इक्वेशन को अगर इसको इक्वेशन फॉर्मेट में लिखूंगा तो x की पावर क्यूब -1 = 0 एक इक्वेशन में आया। एक 3 ऑर्डर का एक इक्वेशन बन रहा है, और 3rd ऑर्डर के इक्वेशन में सर ये समझ आ रहा है कि यहाँ पे 3 रूट्स होंगे। तो आप बेसिकली यहाँ पर x की वैल्यू 1 को ही क्यों डिफाइन करते हैं? क्योंकि x जो है वो एप्सिलॉन रियल नंबर, मतलब सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर में कैलकुलेशन कर रही है। लेकिन सर आप कहते तो ऐसा है कि एक इक्वेशन के अंदर अगर पावर अगर 3 है मतलब टोटल 3 रूट्स, और 3 रूट्स मतलब 3 रूट्स डिफाइन भी तो करो। तीनों 1 1 थोड़ी होंगे, अगर तीनों 1 1 लिख दिए तो बिल्कुल गलत। रियल रूट्स में बिल्कुल सही है, लेकिन जैसे ही मैं मैथ्स की बात करता हूं, कॉम्प्लेक्स की बात करता हूं, तो उस केस में मतलब इमेजिनरी नंबर को भी अगर मैं डिफाइन करूं इस दुनिया के अंदर, इस वर्ल्ड के अंदर, तो यहां बिल्कुल कहना गलत होगा कि तीनों 1 1 होंगे। मतलब सपोज इस x³ - 1 को अगर मैं डिफाइन करूं a³ - b³ के फॉर्मूले से, तो सर होता है x - 1 a - b और a² + b² + ab, तो x² + x + 1 = 0। सर इसकी वैल्यू तो बिल्कुल मिल गई, x = 1। सर यहां से जो 2 रूट्स मिलेंगे ना एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो 2 रूट्स ये हो गए, एक रूट ये हो गया, 3 रूट बन गया ना एक 3rd ऑर्डर के इक्वेशन का। तो सर ये जो दिखाई दे रहा है ना आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सर इसका डिस्क्रिमिनेंट जैसे ही निकाला तो 1 का स्क्वायर -4 × 1 × 1, अरे क्लियर ना, ABC की वैल्यू रखनी है। तो सर D की वैल्यू हो गई 1 - 4 = -3, मतलब नेगेटिव वैल्यू, मतलब लेस देन 0। और D की वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले डिफाइन किया कि D की वैल्यू अगर नेगेटिव लेस देन 0 आ गई ना, तो यहां से उसका विविधकर का जो वैल्यू होगा नेगेटिव आया, लेस देन 0 आया, तो उस कंसेप्ट में, उस केस में हमको यह समझ आया कि यहां बिल्कुल रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे, यहां इमेजिनरी की कुछ न कुछ वैल्यू आएगी। तो जैसे ही हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से उसको सॉल्व करेंगे रियल रूट्स के साथ में, यहां तो रियल रूट्स मिल गया, इमेजिनरी रूट्स वहां से बिल्कुल मिलेगा और बिल्कुल वहां डिफाइन किया जाएगा आयोटा। तो यहां भी देखिएगा
सर 5 का इक्वेशन है, 5 ऑर्डर का इक्वेशन अगर इक्वेशन फॉर्म में डेवलप्ड करूं तो सर 2 ही थोड़ी होगा, वो तो उसका 5th रूट हो गया। लेकिन जो बाकी के रूट्स है वो आपको बिल्कुल और बिल्कुल उस क्वाड्रेटिक जो भी इक्वेशन आपको दे रखा है उसका फैक्टराइज आप करेंगे तब आपको वहां से वैल्यू रूट्स मिलने वाले, और रूट्स आपको कॉम्प्लेक्स मिलेंगे। तो जैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइंड हुआ, रियल वर्ल्ड के साथ में कॉम्प्लेक्स को भी जोड़ा गया, तब ये नंबर और बढ़ गया। और इस चीज को मैं एक्सप्लेन करूंगा सेट थ्योरी से, मतलब समूचे के सिद्धांत से भी बताऊंगा कि सारे ही नंबर्स सबसेट होते हैं, सिर्फ एक नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर। सर अगर मैं बात करूं 2 तो बिल्कुल कहूंगा कॉम्प्लेक्स नंबर है 2। आप कहेंगे सर 2 तो रियल है, नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे ही डिफाइंड हो गया ना तो 2 को भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं, थोड़ी देर बाद बताऊंगा। तो अगर ये चीज आपको अच्छे ढंग से क्लियर है ना तो आपको बिल्कुल समझ में आने वाला है। तो ठीक है, सब आपको समझने के बाद मैं इस चीज को, टॉपिक को ले जा रहा हूं, इंटीग्रल पावर ऑफ आपकी जो आयोटा है वो चीज क्या होती है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चीज को कंटिन्यूस लेक्चर को आप देखते रहिए, इस लेक्चर में आपको बहुत सारी चीज को ढंग से समझ आएगा। लास्ट में मेरा मुद्दा बिल्कुल आयोटा की पावर, आयोटा से इस वीडियो का मैं एंड करूंगा कि आयोटा की पावर आयोटा होती क्या है। ठीक है, तो इस चीज को भी हम देखने वाले। उससे पहले हम सर आयोटा की कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे और ये चीज को ढंग से आप समझिएगा कि आयोटा की प्रॉपर्टीज होती क्या है। तो देखिएगा, आयोटा बेसिकली कहा गया रूट की पावर -1 को, और इसको बोला गया आयोटा। अरे क्लियर ना, यानी कि सर रूट की पावर -1, रूट की पावर -1 मतलब रूट -1 का स्क्वायर करूंगा तो सर मिलेगा मेरे को -1, यानी रूट की पावर -1, रूट की पावर -1। सर इसको मैं क्या लिखूंगा, सॉरी रूट -1 मतलब इसको लिखूंगा आयोटा, आयोटा। तो यहां से सर मेरे को ये समझ आया कि सर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। अरे क्लियर ना। सिमिलर फॉर्म में सर आयोटा क्यूब पूछेंगे तो क्या होगा, आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा, आयोटा स्क्वायर इज ऑलवेज -1 एंड आयोटा देन कितना आ गया माइनस आयोटा। सर आयोटा की पावर 4 पूछी जाए तो कितना होगा, तो सर आयोटा की पावर 4 को अगर मैं डिस्कस करूं तो सर होता है आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1 यानी कि 1। मतलब यहां से 4 कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए कि आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा होती है, बता दिया, आयोटा की पावर +1 होता है। तो देखिएगा यहां से अपने एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा कि सर आयोटा की पावर से 26 क्या होता है। अरे कुछ नहीं करना, देखना बहुत अच्छे ढंग से समझ आएगा। सर आयोटा की पावर 26 को अगर मैं तोड़ना चाहूं तो सर वो कैसे कर सकते हैं वो देखिएगा। आयोटा की पावर 26 मतलब 4 की पावर में ही तोड़े तो 4 की पावर मतलब कितना हो जाएगा 6, यानी कि 6 × 4 हो गया 24 तक तो पहुंच गए, बचा कितना 2, तो 26 हो जाएगा। मतलब सर आयोटा का स्क्वायर, अरे क्लियर ना। तो आयोटा की पावर 4 × 6 24 + 2 हो गया 26, मतलब ये तो सर होता है 1 की पावर 6। अरे भाई आयोटा की पावर 4 देख लो ना कितना है 1, और आयोटा स्क्वायर कितना -1 यानी कि कितना आ गया -1। तो यहां से मेरे को ये चीज समझ आई कि आयोटा की पावर 26 -1 होता है। ठीक है, यहां के बाद एक और कंसेप्ट सीखते हैं। सर अगर पूछा जाए आयोटा की पावर 6 7 9 8 3 इतना पूछ लिया जाए तो सर क्या करेंगे, ऐसी वैल्यू तो सर ऐसे कितने टुकड़ों में तोड़ने चाहेंगे, नॉट पॉसिबल। ऐसे आपने टुकड़े करके किया ना तो थोड़ा सा बहुत लॉन्ग हो जाएगा, कितनी बार सोचेंगे भाई। तो ऐसे कंसेप्ट को मैं जनरलाइज कर देता हूं। जनरलाइज करने का मतलब ये, अब इस चीज को बहुत अच्छे ढंग से नोट भी कर लेना, याद कर लेना, और आगे मैं इन्हीं के क्वेश्चंस आपको ढंग से क्लियर करूंगा। तो देखना सर आयोटा की पावर अगर 4n के टर्म में 4 के गुणक के रूप में है तो उसका वैल्यू क्या होगा, चलो अब निकालते हैं ना, सॉल्व करते हैं इसको। तो आयोटा की पावर 4 और पावर है n, आयोटा की पावर सर 4 जो होती है अभी तो सीखा सर कितना है 1, तो यहां से सर हो जाएगा 1 की पावर n, मतलब 1 का तो कोई भी पावर हो, सपोज n एप्सिलॉन अगर रियल नंबर्स बोल दो तो कोई भी पावर हो ना 1 ही होगा। आयोटा की पावर 4n यानी कि 1। ठीक है, अगर मैं बात करूं सर आयोटा की पावर 4n + 1 की तो क्या हो जाएगा भाई, आयोटा की पावर 4n का मतलब आयोटा की पावर 4n प्लस आयोटा, आयोटा की पावर 4n की वैल्यू 1 डॉट आयोटा मतलब वैल्यू इज आयोटा। अरे क्लियर ना। यहां से देखिएगा
आयोटा की पावर 4n प्लस 2 मतलब आयोटा की पावर 4n डॉट आयोटा का स्क्वायर मतलब आयोटा 4n 1 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 मतलब माइनस का 1। अरे क्लियर हो रहा है ना। नेक्स्ट देखिएगा, आयोटा की पावर 4n प्लस 3 आयोटा की पावर 4n डॉट आयोटा का क्यूब, आयोटा 4n इज 1 एंड आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा। अरे देखो ना, आयोटा क्यूब का माइनस आयोटा होता है, तो यहां से हो गया माइनस का आयोटा। तो देखिएगा क्या चीज आपको याद करनी है ढंग से, उस चीज को ऐसे याद करने की भी जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट मान भी निकाल सकते हैं। तो कुछ चीज को मैं ढंग से लिख लेता हूं। सर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितना, -1, आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4 इज 1। एक बॉक्स तो ये याद रखना है सर, आयोटा की पावर 4n आपका 1 होता है, आयोटा की पावर 4n प्लस 1 आपका बिल्कुल आयोटा होता है, आयोटा की पावर 4n प्लस 2 बिल्कुल -1, आयोटा की पावर 4n प्लस 3 इज माइनस का आयोटा। अगर ये बॉक्स भी अच्छे ढंग से आपको मुंह पे क्लियर है ना, तो ऐसी जो प्रॉब्लम्स है ना वो इजीली क्लियर हो जाएगी। सर कैसे? सर मैंने इन कंसेप्ट को जनरल फॉर्म में तोड़ के 4 के फॉर्म में डिफाइन कर दिया। मतलब ऐसे नंबर्स को, मतलब पावर्स को अगर 4 से डिवाइड करके देखेंगे तो साथ में ही जो चीज आ रही ना, अरे बिल्कुल पढ़ाई यूक्लिड थ्योरम A इक्वल टू BQ प्लस R, ये शेषफल के फॉर्म में। अगर शेषफल 0 आता है तो उसका आंसर ये है। अगर भाई R की वैल्यू 0 आती है तो आंसर 1। अरे भाई इस पावर को 4 से डिवाइड करके देखो, R 0 आता है तो ये आंसर है। R अगर 1, शेषफल अगर 1 आ जाता तो आयोटा, R अगर 2 तो शेषफल -1, R अगर 3 तो शेषफल, आपका आंसर आपका माइनस का आयोटा। तो शेषफल पे डिपेंड करेगा कि क्या वैल्यू आने वाली। तो आप इसको अच्छे से नोट कीजिएगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाला हूं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कुछ पावर्स के, कि इंटीग्रल पावर अगर ज्यादा दे दी तो क्या करेंगे। देखिए मैंने अभी जस्ट बताया, उस चीज को क्लियर कर देता हूं। आयोटा की पावर अगर 4n है तो आपका आंसर होने वाला है बिल्कुल 1। आयोटा की पावर आपका 4n प्लस 1 है तो बिल्कुल आंसर इज आयोटा। आयोटा 4n प्लस 2 इज इक्वल टू -1 एंड आयोटा 4n प्लस 3 इक्वल टू माइनस आयोटा। तो ठीक है, देखिएगा उसी कंसेप्ट पे डिस्कस करेंगे कि सर ऐसे नंबर को तो 4 से डिवाइड किया तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, उसमें भी घबराने की जरूरत नहीं। अरे भाई 4 का डिविजिबिलिटी वाला रूल याद करो ना, भाजकता का नियम। और इस कंसेप्ट में हमको सर ये समझ आता है कि कोई भी नंबर उसके सर लास्ट 2 डिजिट देखेगा, लास्ट 2 डिजिट देखिएगा, उन लास्ट 2 डिजिट में ही सिर्फ 4 का डिवाइड करना है, बाकी तो कुछ भी उससे कोई लेना देना नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट यहां भी। और बहुत मजा आ गया कि चाहे कितना भी नंबर हो 4 के फॉर्म में आया है तो सिर्फ पिछले 2 डिजिट्स को याद कीजिएगा, उसका आपको लेना है भागफल, मतलब शेषफल ज्ञात करना है, वहां से भाग करके। तो 4 का जैसे डिवाइड किया 93 में, तो कितना है 93 में 4 का डिवाइड किया तो यहां से मेरे को शेषफल मिलने वाला है। तो देखिएगा कितना हो गया, 2 बार गया तो शेषफल मिल गया मेरे को 1, शेषफल मेरे को मिल गया 1। और मैंने बताया कि आयोटा की पावर 4n प्लस 1 के फॉर्म में, शेषफल 1 के फॉर्म में अगर मौजूद है उसका आंसर सर होता है आयोटा। तो यहां से उसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आयोटा की पावर 693 का आंसर होगा आयोटा। अरे क्लियर है, बहुत ही सिंपल, कितना चुटकियों में क्वेश्चंस हो गए, कितना इजी हो गया। इधर देखना 83 तो बिल्कुल दिखाई दे रहा है, 8 तो डिवाइड हो जाएगा 3 आपका शेषफल, 3 शेषफल मतलब आयोटा की पावर 4n प्लस 3 और आयोटा की पावर 4n प्लस 3 का मतलब माइनस का 1। तो आंसर सॉरी माइनस का आयोटा, तो आयोटा की पावर 67983 का आंसर होगा माइनस आयोटा। चेक करो ना आप भाग करके, टुकड़ों में तोड़ के देखो माइनस आयोटा ही मिलेगा। अरे सर 4 से डिवाइड करो, 99 का 4 से डिवाइड किया तो ये हो गया 99 को जैसे ही 4 से आपके सामने कर लेता हूँ डिवाइड, ये हो गया 2 बार गया, कितना हो गया 8, ये हो गया 19, ये हो गया 4, ये हो गया 16, बचा 3। तो आयोटा की पावर 4n प्लस 3, अभी जस्ट देखा माइनस आयोटा। तो इतना बड़ा कुछ भी हो ना 799699, कितना भी आंसर आएगा माइनस आयोटा। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। सर अगर सर 1 अपॉन आयोटा पूछ लिया जाए तो कितना होगा। सर 1 अपॉन आयोटा की वैल्यू कैसे फाइंड की जाए। अरे घबराओ मत, 1 अपॉन आयोटा मतलब आयोटा का ऊपर गुणा आयोटा का नीचे, इसको बोलते हैं नब्बी वालों परिमेयकरण। अरे नब्बी में पास किया ना, नब्बी पास किया तभी तो परिमेयकरण सीखने को मिला, ऊपर भी गुणा नीचे भी गुणा, कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब हो गया आयोटा। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 मतलब माइनस आयोटा। अरे भाई सर 1 अपॉन आयोटा की वैल्यू माइनस आयोटा होती है तो सर -1 अपॉन आयोटा की वैल्यू आयोटा होगी। अरे क्लियर ना।
तो ऐसे कंसेप्ट को और ढंग से देखना कि 1 अपॉन आयोटा की वैल्यू माइनस आयोटा है, माइनस 1 अपॉन आयोटा की वैल्यू आयोटा। तो ये भी इंपॉर्टेंट टर्म, इस पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक और क्वेश्चन देखते देखना, सर आयोटा की पावर 49 प्लस आयोटा की पावर 50 प्लस आयोटा की पावर 51 प्लस आयोटा की पावर 52, आगे नहीं जाना, चलेगा, जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सर 4 से इसको डिवाइड करके देखा तो शेषफल बच रहा है, देखो यहाँ पे कितना है 9 4 5, 5 शेषफल 5 मतलब 4 एक बार मतलब एक शेषफल, और एक शेषफल का वैल्यू सर होता है आयोटा, आयोटा की पावर 50। सर चेक किया तो 4 1 10, 2 बार गया 8, 8 मतलब शेषफल 2, और शेषफल सर 2 कितना होता है आयोटा 4n प्लस 2 याद कीजिएगा सर, होता है हमारे पास में -1। अरे क्लियर हो रहा है ना भाई। नेक्स्ट देखिएगा आयोटा की पावर 51, सर आयोटा की पावर 51 देखा तो 4 1 बचा 11, 11 मतलब 8 मतलब 3, आयोटा की पावर 4n प्लस 3, और आयोटा की पावर 4n प्लस 3 होता है माइनस आयोटा। नेक्स्ट देखिएगा आयोटा की पावर 52 मतलब कितना हो गया 52 का हो गया 4 मतलब 112, शेषफल 0, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है भाई, 13 इंटू 4 52 ही तो होता है, शेषफल 0, शेषफल 0 मतलब 1। अरे भाई आयोटा से आयोटा यहाँ कैंसल, -1 से -1 हो गया शहीद, तो हो गया आपका आंसर 0। अरे तो बहुत ही सिंपल, ऐसे अगर पावर वाले आयोटा में कुछ भी आए ना 4 से डिवाइड करो, 4 फॉर्मूले दिमाग में सेट कर दिए ना, आयोटा की कोई सी भी पावर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैंने थंबनेल के अंदर आयोटा की पावर, आयोटा का आंसर आपसे पूछा हुआ था, तो उस चीज को मैं डिस्कस कर दूंगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी के साथ में, इस कंसेप्ट पे डिस्कस कर लेता हूं। सपोज सर आयोटा की पावर 43 प्लस 1 अपॉन आयोटा की पावर 43 और इसकी पावर 39, और सर ऐसा पूछ लिया जाए तो क्या होगा, अरे घबराना नहीं, 43 मतलब 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड किया तो 3 शेषफल, 3 शेषफल, सर 3 शेषफल होता है, याद आया कंसेप्ट, आयोटा की पावर 4n प्लस 3 माइनस का आयोटा, तो यहां देखा सर ये माइनस का आयोटा यहां पर कह रहा है प्लस, सर 1 अपॉन माइनस आयोटा, 1 अपॉन माइनस आयोटा, -1 अपॉन आयोटा यानी कि आयोटा। अरे सर एक माइनस का एक प्लस का है, ऊपर पावर कुछ भी हो ना, अरे भाई 0 की पावर 39 कितना देगा भाई 0। तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से नोट कीजिएगा। एक चीज और मेरे माइंड में आ गई, उस चीज को भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि सर ये रूट, अगर सर रूट ए है रूट बी है तो सर उसका आंसर होता है रूट ए बी, और रूट ए बी होता है, ये सर हमने कहीं देखा, ये प्रॉपर्टी बिल्कुल आपने 9th या 10th के अंदर बिल्कुल देखी होगी। तो देखिए उस चीज को भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। सर आपने भी थोड़ी देर पहले रूट -1 और रूट -1 का मल्टीप्लाई किया, तो सर उसको ऐसा क्यों नहीं किया, रूट -1 -1 माइनस माइनस प्लस रूट 1 इक्वल टू 1, सर ऐसा भी तो किया जा सकता था। एक और एग्जांपल देखते हैं। सर अगर सपोज रूट 3 और रूट -3, अगर इसको करेंगे तो रूट 3 -3 और इसको लिखा जाएगा रूट का -9, और ये तो आपका बिल्कुल इमेजिनरी, मतलब रूट 9 को मैं लिख सकता हूँ रूट 9 और ये -1 मतलब 3 आयोटा। अरे क्लियर ना। तो ऐसे में तो चल गया, यहां पर एक माइनस था एक प्लस था, सर दोनों माइनस आए, दोनों माइनस का मल्टीप्लीकेशन किया। अभी तो आपने बताया कि सर ये आयोटा होता है, ये आयोटा होता है, आयोटा आयोटा का मल्टीप्लीकेशन आयोटा स्क्वायर मतलब -1 से +1 कैसे आया। एक चीज को मैं क्लियर कर दूं कि अगर ये प्रॉपर्टी पड़ी है ना, तो उसके साथ में एक चीज को भी नोट कर लीजिएगा कि a ग्रेटर देन एन इक्वल टू 0 या और b ग्रेटर देन 0, मतलब एटलीस्ट एक तो आपका ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव होना ही चाहिए, तभी ये रूल अप्लाई होगा। ऐसी कंडीशन में ऐसा कर दिया ना, कंसेप्ट आपका रॉन्ग, क्योंकि दोनों ही जो वैल्यू है a और b लेस देन 0 मिल रही है, नेगेटिव मिल रही है, ऐसे कंसेप्ट में आप यहां मल्टीप्लाई नहीं करा सकते। तो ऐसे केस में हमको करना क्या पड़ेगा, तो रूट -1 है, रूट -1 है, तो ऐसे कंसेप्ट में अगर ये चीज लगा दी ना तो गलत हो जाएगा, ये -1 आपका आ जाएगा बाहर और ये आपका -1। तो इस चीज को आप ढंग से आपको समझ आना चाहिए कि दोनों आपको या एटलीस्ट एक वैल्यू तो आपका ग्रेटर देन 0 होना ही चाहिए, तभी ये रूट ए बी वाला कंसेप्ट लगने वाला है। क्लियर हो गई बात। तो इस चीज को आगे बढ़ाते हुए हम आगे चलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पे। तो देखिएगा कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर मैं डिफाइन करूं, अभी हमने पढ़ लिया
रियल के साथ में इमेजिनरी को मिक्स कर देना। अब जो नंबर मिलेगा वो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर को बेसिकली z से शो किया जाता है। और z नंबर आपका होता क्या है सर, a प्लस आयोटा b। सर ये जो a है ये क्या है और b क्या है, दोनों रियल नंबर है, लेकिन ये आयोटा पार्ट आने से ये इमेजिनरी पार्ट बन जाता है, रियल पार्ट बन जाता है। दोनों को मिक्स किया, कंबाइंड किया, कॉम्प्लेक्स बन गया। अरे सर a का मतलब है, सर a को बोलते हैं सर रियल ऑफ z, और सर b को बोलते हैं इमेजिनरी ऑफ z, काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या। उससे बन गया आपका एक सम्मिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर। अरे सम्मिश्र संख्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को हिंदी में। तो ये आपका एक बेसिक सी चीज थी कि एक आपका रियल ऑफ z b इक्वल टू आपका इमेजिनरी ऑफ z। अब देखिएगा, मैंने आपको स्टार्टिंग में, वीडियो के स्टार्टिंग में चीज बताई थी। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं तीन टाइप में। सर एक कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल हो सकता है, सर एक कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी भी हो सकता है, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर सिर्फ मैं बात कर रहा हूं इमेजिनरी की। अरे बात समझना, सर प्योरली रियल का मतलब है कि ये पार्ट होना नहीं मतलब b इक्वल टू 0। सर प्योरली इमेजिनरी का मतलब है a पार्ट नहीं होना, a इक्वल टू 0। और सर इमेजिनरी होना मतलब b नॉट इक्वल टू 0, b की जगह कुछ भी वैल्यू है। सर एक एग्जांपल लेते हैं ना, तो सर अगर मैंने बोला कि सर 4 प्लस आयोटा 0 होता 4, ये तो 4b एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, रियल नंबर तो है रियल वर्ल्ड की दुनिया में। कॉम्प्लेक्स जैसे डिफाइंड हुआ, आयोटा जैसे डिफाइंड हुआ, तो बिल्कुल 4 को भी बोला जा सकता है कॉम्प्लेक्स। लेकिन कैसे टाइप का कॉम्प्लेक्स, प्योरली रियल। प्योर इमेजिनरी का मतलब ये है सर, मैं लिखूं 0 प्लस 2 आयोटा होता है आपका 2 आयोटा, आपका रियल पार्ट उसमें से है ही नहीं। और इमेजिनरी पार्ट को अगर मैं बताऊं तो कुछ भी लिखो ना, 2 प्लस 3 आयोटा, जहां पर b नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्लियर? तो यहां से मेरे को एक चीज समझ आई कि सर एक सबसेट थ्योरी है, मतलब समूचे के सिद्धांत से अगर मैं यहाँ कुछ लिखना चाहूँ, उस चीज को आप समझना कि n सबसेट होल नंबर, सबसेट n मतलब नेचुरल, होल नंबर, इंटीजर्स, और अगर मैं बात करूँ तो आपका सबसेट आपका z पूर्णांक नंबर, और सबसेट की बात करूँ तो रियल नंबर, और सबसेट है आपका लास्ट में जाके कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में सारे नंबर आ गए। सबसेट का मतलब यही होता है कि ये नेचुरल नंबर, ये आपका होल नंबर, इसमें एक ही डिफरेंस होता है सिर्फ 0 का। इंटीजर पूर्णांक आपका z, और ये आपका क्या, कौन सा नंबर, रियल नंबर। और रियल नंबर देखो मैंने बताया अभी 4 रियल नंबर है, लेकिन उसको कॉम्प्लेक्स भी कहा जा सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको दे दी। समूचे के सिद्धांत से, सबसेट थ्योरी से क्लियर होना चाहिए कि सभी होल नंबर्स इसमें मौजूद है, मतलब सारे समूचे, ये सारे समूचे हैं, और ये सारे समूचे कॉम्प्लेक्स नंबर के सबसेट होते हैं। इस चीज को ढंग से आपको क्लियर होना चाहिए। तो इस चीज अगर आपको ये ढंग से क्लियर है, तो मैं लास्ट बस एक क्वेश्चन थंबनेल में जो दे रखा है आयोटा की पावर, आयोटा को डिस्कस करके इस वीडियो को यहीं समाप्त करूंगा। ठीक है, देखते हैं आयोटा की पावर आयोटा क्या होती है। ठीक है, आयोटा की पावर आयोटा, एक ऐसा वर्ड बोलूंगा जिससे आप चौंक जाएंगे। आयोटा की पावर आयोटा एक रियल नंबर। अरे भाई कैसे? आयोटा का मतलब होता है एक इमेजिनरी टर्म, पावर इमेजिनरी। सर कैसे पॉसिबल है रियल नंबर? बिल्कुल पॉसिबल है। बहुत शॉर्ट में बताऊंगा, लेकिन उस चीज को आप ढंग से समझिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत काफी लॉन्ग हो गया। तो देखिए ढंग से देखना, बहुत एक पूरे वीडियो के अंदर ही मैंने बहुत सारी चीजें आपको ढंग से कवर कर दी है। ठीक है, तो देखिए एक z इक्वल टू a प्लस आयोटा b, ये आपका एक नॉर्मल फॉर्म, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने का। इसके 2 फॉर्म और होते हैं सर, उनको भी क्लियर करूं तो ये सर एक होता है पोलर फॉर्म जिसको बोलते हैं ध्रुवीय रूप, एक आपका होता है चरघातांकीय रूप जिसको बोलते हैं आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अरे क्लियर ना सर? अगर पोलर फॉर्म को लिखूं तो z इक्वल टू होता है r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, वेयर r इज r आपका क्या है, r आपका मॉडुलस का काम कर रहा है इस कॉम्प्लेक्स नंबर के, और थीटा क्या आपका आर्ग्यूमेंट। अरे पूर्ण आपने देखा होगा, एक तो मापांक हिंदी में, और थीटा मतलब कोणांक। तो इस चीज को डिफाइन किया गया पोलर फॉर्म ध्रुवीय रूप में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है? वो होती है आपकी बेसिकली z इक्वल टू r
ई रेस टू आयोटा थीटा। ठीक है, तो ये दो फॉर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी से ये क्वेश्चन आपका बेसिकली सॉल्व होगा। ठीक है, तो देखना आयोटा की पावर आयोटा होती क्या है। सर आयोटा को हम कैसे व्यक्त कर सकते हैं, एक तरीके से, इस तरीके से देखते हैं। इसके लिए सर मेरे को एक ग्राफ देखना पड़ेगा जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगा, ज्यादा अब इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा। आर्गट तल हम जानते हैं, क्योंकि देखिए ये जो प्रॉब्लम दे रखा है ना, एक इतना अच्छा प्रॉब्लम है, जेई में भी कई बार ये पूछा गया है और गेट लेवल तक भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो गेट का प्रॉब्लम भी हम इसको कह सकते हैं, आयोटा की पावर आयोटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा देखेंगे हम इसको शॉर्ट फॉर्म में। सर एक आर्गट तल मैंने देखा, एक प्लेन देखा जिसको अपन सम्मिश्र संख्या मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर को हम एक प्लेन के अंदर डिफाइन करते हैं जिसको बोलते हैं आर्गट प्लेन। और उस आर्गट प्लेन के अंदर ये रियल नंबर का एक्सिस है, तो ये इमेजिनरी नंबर का एक्सिस है। 1 2 3 आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ सर आयोटा वाले चलेंगे तो यहाँ रियल चलेंगे, ये भी 1 2 3 है। सर यहाँ पर मैंने एक लाइन, यहाँ पर मैंने एक पॉइंट एज्यूम किया, यहाँ पर कोई जेड है ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है सपोज, और उसमें इसका जो लेंथ होगा वो शो करेगा सर आर को, और ये रियल एक्सिस के साथ में जितना एंगल बनेगा वो थीटा को शो करेगा। सर आयोटा को इस फॉर्म में कैसे डिफाइन किया जा सकता है, देखना सर अगर मैं इसको रियल इस आर्गट प्लेन में डिनोट करूं तो ये 1 नंबर है। 1 नंबर मतलब इमेजिनरी पे ये होगा आयोटा, 2 आयोटा, 3 आयोटा, 4 आयोटा। सर इस चीज को देखिए तो इसका लेंथ की बात करूंगा तो इसका आर तो हो जाएगा 1, क्लियर ना, इसका परिमाण मापांक हो जाएगा 1। लेकिन जैसे इसको रियल एक्सिस से डिफाइन करेंगे तो ये इसका जो एंगल है थीटा वो 90 डिग्री मतलब π/2। तो सर इसको मैं इस टर्म में डिफाइन करूं तो लिख सकता हूं z इक्वल टू किसको, z मतलब आयोटा, आयोटा मतलब 0 प्लस आयोटा, अरे आज 0 ही ले रहा हूं, 0 प्लस आयोटा, आयोटा ही तो होता है। तो 0 प्लस आयोटा एक आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, उस कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म के अंदर, एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर कैसे लिखते हैं, थीटा पता कर दिया 90 डिग्री, थीटा होता है रियल एक्सिस के साथ में उस लाइन ने बनाया हुआ आपका जो एंगल है वो आपका थीटा है, कोणांक है। मतलब यहां से आपको ये पता लगा कि 0 प्लस आयोटा मतलब r की वैल्यू 1 और थीटा आपका π/2 प्लस आयोटा साइन π/2, बिल्कुल यहां से भी देख सकते हैं cos 90 0 साइन π/2 1, तो 0 प्लस आयोटा इंटू 1 मतलब फाइनली आयोटा। ये तो सिर्फ और सिर्फ एक टर्म को डिनोट किया, एक फॉर्म है, पोलर फॉर्म में इसको चेंज कर दिया। जहां जहां जरूरत पड़ती है पोलर की हम उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करके इजीली फाइंड करते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब r तो सर वही रहेगा, थीटा चेंज आयोटा π/2। तो हमको यह समझ आया दोनों चीजों से कि सर एक आयोटा को मैं लिख सकता हूं e की पावर, एक्सपोनेंशियल की बात कर रहा हूं, आयोटा की पावर π/2। और अगर पोलर की बात करूं तो पोलर फॉर्म में भी आपको ये चीज क्लियर होगी। ठीक है, तो आयोटा को मैं अगर सर ये लिख सकता हूं, आयोटा की पावर अगर आयोटा है तो देखिए e की पावर आयोटा π/2, ये तो आयोटा और आयोटा के ऊपर आयोटा पावर। अब बताना सर ये आयोटा बना आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, e की पावर माइनस का π/2, क्योंकि आयोटा का मल्टीप्लीकेशन आयोटा स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर होता है -1 मतलब e की पावर हो गई सर -π/2। तो ये आपको जो दिख रहा है ना थंबनेल में आयोटा की पावर आयोटा बहुत अच्छे ढंग से लिखा हुआ, उसका आंसर होता है e की पावर -π/2। और बेसिकली ये आपका रियल नंबर्स है, बिकॉज e की वैल्यू आप जानते होंगे 2.78 समथिंग और पाई की वैल्यू 3.14। जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो e की वैल्यू 0.201 समथिंग आएगी। ये आपका एक बिल्कुल और बिल्कुल रियल नंबर, मतलब ये जो आपको दिख रहा है ना आयोटा की पावर आयोटा और आयोटा की पावर आयोटा की वैल्यू अगर मैं रेशनल नंबर में लिखूँ तो लगभग आपका होता है 1/5। तो बिल्कुल एक इमेजिनरी नंबर को पावर फॉर्म के अंदर हमने आपने डिफाइन किया और उसका वैल्यू देखिए कैसा आ रहा है, एक रियल नंबर आ रहा है। तो यही इस क्वेश्चन की विशेषता थी कि सर आयोटा की पावर आयोटा होती क्या है। तो आयोटा की पावर आयोटा होती है आपकी e की पावर -π/2, लगभग अप्रोक्सीमेट फॉर्म में आप होती है आपकी वैल्यू 0.201, जिसको हम लिखते हैं 1/5 के समथिंग। ठीक है, तो देखिएगा ये बहुत अच्छे ढंग से मैंने आयोटा की कहानी और आयोटा के कुछ क्वेश्चंस को भी देखा, आयोटा की इंटीग्रल पावर जो होती है उनकी पावर को भी अच्छे ढंग से देखा कि पावर अगर ज्यादा आ जाए तो आपको क्या करना है, और साथ में इस क्वेश्चन को भी अच्छे ढंग से डिस्कस कर लिया। तो अगर आपको अच्छे ढंग से क्लियर हुआ है तो और भी अगर आपको ऐसे वीडियोस चाहिए कि जैसे आयोटा की कहानी को, यानी कि ये चीज तो आपको हर मैथ्स के स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए,
आयोटा की जरूरत मैथ्स के अंदर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में डिफाइंड होके इतना मैथ्स को कॉम्प्लेक्स बना दिया। इंटीग्रेशन के अंदर भी बीएससी वाले अगर पढ़ते होंगे तो कॉम्प्लेक्स के इंटीग्रेशन में रेजिड्यू थ्योरम दे दिया, कॉची इंटीग्रेशन थ्योरम दे दिया, इतनी सारी चीज, मतलब एक स्ट्रेट लाइन के अंदर भी कॉम्प्लेक्स को डिफाइन कर दिया, क्वाड्रेटिक फॉर्म में भी डिफाइन कर दिया, 2D 3D में भी कॉम्प्लेक्स का यूज कर दिया। तो उस कंसेप्ट में सिर्फ यही समझ आना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स एक मैथ्स के स्टूडेंट के लिए कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता था। ऐसे ही वीडियोस अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन के अंदर बिल्कुल आप ऐसे टॉपिक्स बिल्कुल मेंशन करें कमेंट के अंदर। ऐसे ही आपको प्रायोरिटी वाइज अगर मेरे को लगेगा कि ये वीडियो बिल्कुल आपको ऑनलाइन शेयर करना चाहिए तो मैं बिल्कुल आपको ऑनलाइन भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। ओके, इसी कंसेप्ट के साथ में, आयोटा की कहानी के साथ में मैं आपसे विदा लेता हूं। नेक्स्ट एक नए वीडियो के साथ में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।